नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के वर्ष 2016 में पूछे गए हिंदी प्रश्न पत्र का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। विगत 10 वर्षों में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के ईयर वाइज प्रत्येक सब्जेक्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूछा गया है तालव्य श, मूर्धा श, दंत्य श और ह किस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं। तो ये जो है ये ऊष्म व्यंजन कहलाता है। ऊष्म व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण के समय हमारे मुख से जो वायु है वो मुख के विभिन्न अवयवों से टकराती हुई एक ऊष्मा यानी कि एक गर्मी पैदा कर देती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। आप बोल करके देखिए, श, श, स, ह। एक हवा टकराते हुए जब निकलती है तो एक गर्मी पैदा करती है, ऊष्मा पैदा करती है, इसलिए इस ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, बाकी के विकल्पों पर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो का मकसद आपको सिर्फ उत्तर बताना नहीं है, क्योंकि वो तो कहीं से भी बुक से या फिर गाइड से आप देख सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ये इस वीडियो का मकसद है। दूसरा विकल्प दिया गया अंतस्थ। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? य, र, ल और व को। तो चूंकि ये हमसे प्रश्न में नहीं पूछा गया था तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा दिया गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बना हुआ है। जैसे अक्ष की जब बात आती है तो ये क और मूर्धा श से मिलकर के बना हुआ है। त्र की जब बात आती है तो ये त और र से मिलकर के बना हुआ है। इसी प्रकार से जब ज्ञ की बात आती है तो ये ज प्लस ञ से मिलकर के बना हुआ है, और जब श्र की बात आती है तो ये तालव्य श और र से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, चूंकि ये दो दो वर्णों से मिलकर के बने होते हैं इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अंतिम विकल्प जो दिया गया है द्विगुण। आपने ट वर्ग पढ़ा होगा। ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और अड़। तो यहां पर ये जो दो वर्ण हैं, ड और ढ, अगर इन दोनों के बीच नीचे अगर मैं एक बिंदी लगा दूं तो इसका पूरा उच्चारण ही बदल जाएगा। ये जो ड के नीचे मैंने बिंदी लगाया ये अब पढ़ा जाएगा अड़ के नाम से, और ये जो ढ के नीचे मैंने बिंदी लगाया इसे अब पढ़ा जाएगा ढ़ के नाम से। अब केवल एक बिंदी मात्र लगाने से इनका अर्थ बदल गया और इनका उच्चारण बदल गया, इसीलिए इसे द्विगुण बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें दो गुण है। अगर बिंदी नहीं लगेगा तो इसे ड पढ़ा जाएगा, और बिंदी लग जाएगा तो इसे अड़ा पढ़ा जाएगा। अगर इस ढ में बिंदी नहीं लगेगा तो इसे ढ पढ़ेंगे, और इसके नीचे बिंदी लग जाएगा तो इसे अड़ पढ़ेंगे। अब दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे ड और ढ का जब हम किसी शब्द का प्रयोग करेंगे, शब्द में अगर इस वर्ण का प्रयोग करेंगे तो इससे शुरू होने वाले शब्द बन सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूं आपसे डमरू, तो देखिए इससे वर्ण शब्द शुरू हो सकते हैं। जब ढ की बात आती है तो देखिए बोल रहा हूं मैं ढक्कन, यानी कि इन दोनों वर्ण से शब्द प्रारंभ हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों वर्ण से शब्द प्रारंभ कभी नहीं होंगे। ये जो दोनों वर्ण हैं द्विगुण वाले, यानी कि यहाँ पर अड़ और ढ़, ये दोनों शब्द के बीच में आएंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं सड़क, देखिए सड़क ये हमेशा बीच में आएगा। या फिर अगर मैं आपसे बोलूं पहाड़, देखिए या तो बीच में आएगा या तो सबसे अंतिम में आएगा। देखिए ये अड़ आ रहा है। इसी प्रकार से जब यहाँ पर ढ की जब बात आती है तो अगर मैं आपसे बोलूं कढ़ाई, देखिए ये बीच में आ रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं आपसे पढ़ाई, देखिए ये भी बीच में आ रहा है। यानी कि द्विगुण जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा शब्द के बीच में या फिर शब्द के अंत में आते हैं, लेकिन ये जो द्विगुण जिससे बना हुआ है ड और ढ से, वो शब्द के पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई। तो द्विगुण आप समझ चुके होंगे, जो अड़ा होता है और ये जो ढ़ होता है, यानी कि जो डमरू के नीचे ड से डमरू वाले के नीचे जो बिंदी लगता है और ढ से ढक्कन वाले के नीचे जो बिंदी लगता है, यानी कि अड़ा और ढ़, ये द्विगुण व्यंजन बोले जाते हैं। तो ये प्रश्न में हमसे पूछा नहीं गया था, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब हमारा देखिए ये 3 विकल्प कट गया, एक ही विकल्प बचा। ऑप्शन नंबर 1 ऊष्म व्यंजन इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है अहि शब्द का अर्थ है। तो अहि का अर्थ जो होता है वो सर्प होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अहि का अर्थ होता है सर्प। जब बात करें ऑप्शन नंबर 2 शार्दूल की, तो शार्दूल किसे कहते हैं? ये कहते हैं सींग को, यानी कि सींग जिसे आप शेर के भी नाम से जानते हैं या फिर वनराज के भी नाम से जानते हैं। नृप की जब बात आती है तो नृप किसे कहते हैं? नृप राजा को कहते हैं। और जब भौरा की बात आती है तो भौरा किसे कहते हैं? भ्रमर को कहते हैं। ठीक है,
तो हमसे पूछा गया था अहि का शब्द का अर्थ, तो अहि शब्द का अर्थ होता है सर्प। ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। तो स्थावर का मतलब होता है स्थिर, यानी कि जिसका मूवमेंट ना हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जंगम, यानी कि जो मूव कर सके। ठीक है, तो इसका उल्टा हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 जंगम इसका सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के भी विकल्पों पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमारा जवाब ये होगा। ठीक है, बाकी के विकल्पों की बात करें तो सचल का विलोम जो होता है वो होता है अचल। ठीक है, इसके बाद से चेतन का अगर विलोम की बात करें तो चेतन का विलोम हो जाता है जड़। और बात करें अगर हम लोग चंचल का, तो चंचल का जो विलोम होता है वो होता है स्थिर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जंगम इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर कुमुदिनी शब्द का प्रयोग किया गया है, कुमुदिनी। अब देखिए उच्चारण करके मैं आपको दिखाता हूँ, खुद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द गलत है और कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए क के नीचे बड़ा उ का मात्रा लिखा गया। जब भी बड़ा उ का मात्रा होता है तो उसे हम लोग जोड़ दे करके थोड़ा लंबे समय तक पढ़ते हो, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कुमुदिनी पढ़ेंगे। तो क्या कुमुदिनी आप बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, तो ये गलत लग रहा है। इसके बाद से तीसरा विकल्प देखिए, यहाँ पर म पर बड़ा उ का मात्रा दिया गया, तो ये इसे कैसे पढ़ेंगे, कुमुदनी, कुमुदनी पढ़ेंगे। तो ये भी आपको उच्चारण सही नहीं लग रहा है, तो ये भी गलत हो गया। पहला विकल्प देखिए कुमुदनी दिया गया, कुमुदनी, तो क्या कुमुदनी होता है, नहीं कुमुदिनी होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ करके देखिए, कुमुदिनी, यही बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। दोस्तों बहुविकल्पीय में अंतिम प्रश्न पूछा गया है भाषा संसार नादमय चित्र है, ये कथन किसका है। तो ये कथन सुमित्रानंद पंत जी का है। ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर होगा। दोस्तों अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न पर आ चुके हैं। छठा प्रश्न पूछा गया है अंश और अंश में क्या अंतर है। तो पहला जो अंश है ये वाला, इसका मतलब होता है कंधा। ठीक है, इसका मतलब होता है कंधा। और जो दूसरा अंश है इसका मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है य र ल व किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो इसे अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है स्वर किसे कहते हैं। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे हम लोग स्वर कहते हैं। यानी ऐसे वर्ण जो कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उसे स्वर कहते हैं। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो हमसे प्रश्न में स्वर पूछा गया था, तो हम लोग इसका उत्तर ऐसे ही लिखेंगे कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता ना पड़ती हो उसे स्वर कहते हैं। और आप उदाहरण में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है अर्वाचीन और उचित का क्रमशः विलोम शब्द हमसे पूछा गया है। तो अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। ठीक है, और उचित का विलोम आप जानते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, अनुचित। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनुस्वार किसे कहते हैं हमसे पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। अनुस्वार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, अनु प्लस स्वर मिलकर के। अनु का मतलब होता है जो कि बाद में आए, और किसके बाद में आए, स्वर के बाद में। अब सवाल ये आता है कि अनुस्वार जो है वो स्वर होता है या फिर व्यंजन होता है। तो ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है। स्वर क्यों नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको स्वर का परिभाषा बताया कि ऐसे वर्ण जो कि स्वतंत्र होते हैं, जबकि यहाँ पर मैंने आपको बताया अनु प्लस स्वर मिलकर के अनुस्वार बना हुआ है। तो यहाँ पर स्वर तो आ ही रहा है प्लस अनु, यानी कि स्वर के बाद भी, अनु का मतलब मैंने बताया पीछे या फिर बाद में, यानी स्वर के बाद कुछ और जुड़ा हुआ है। तो ये स्वतंत्र तो हुआ नहीं, क्योंकि केवल स्वर रहता, केवल ये स्वतंत्र रूप से रहता तब इसे हम लोग स्वर बोलते हैं। इसके बाद भी कोई वर्ण आ रहा है, यानी ये स्वर नहीं कह सकते। और व्यंजन क्यों नहीं कह सकते, ध्यान से समझिएगा। व्यंजन क्या होता है, ऐसे वर्ण जो कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। कोई भी व्यंजन आप उठा करके देख लीजिए, अगर मैं क बोलूँ तो एक्चुअली ये कैसे क बना हुआ है, क के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी स्वर रहित, और प्लस अ,
यहाँ पर देखिए ये जो अ है ये स्वर है और ये स्वर रहित व्यंजन है। दोनों जब मिलते हैं यानी कि स्वर रहित व्यंजन और स्वर मिल करके ये पूरा क बनता है। तो यानी ये व्यंजन जो क है ये किसकी सहायता से उच्चारित किया जा रहा है? अ की सहायता से। और अ क्या है? स्वर है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वर जो है यहाँ पर बाद में आएगा और व्यंजन पहले आता है। लेकिन अनुस्वार में क्या होगा? देखिए अनुस्वार में पहले स्वर आएगा और अनु मतलब पीछे, यानी स्वर के पीछे आपका वर्ण लगा रहेगा। जबकि व्यंजन में क्या होता है? जो स्वर होता है उसके आगे वर्ण लगा रहता है व्यंजन में, जबकि अनुस्वार में इसका उल्टा होता है। तो इसलिए हम इसे व्यंजन भी नहीं कह सकते। तो अनुस्वार जो होता है वो ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। स्थिति आपको स्पष्ट हो गई। अब अनुस्वार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि अनुस्वार एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अनुस्वार जो होता है वो स्वर के बाद आने वाला शब्द होता है, अनुस्वार का अर्थ। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्वर के बाद आने वाले व्यंजन अनुस्वार कहलाते हैं। स्वर के बाद जो व्यंजन आएंगे उसे अनुस्वार कहेंगे। अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी की भाषा के अनुसार अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं श्रृंगार, तो ये जो वर्ड है, ये जो वर्ण है, ये आपका अनुस्वार बोला जाएगा। गंगा, ये जो वर्ण है आपका अनुस्वार बोला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं अनुस्वार के प्रयोग की बात करूँ तो जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो अलग अलग वर्ग हैं, जैसे क वर्ग, इसके बाद से च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसके अगर पांचों वर्णों को मैं लिखूं तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। क, ख, ग, घ और अंग। इसी प्रकार से च, छ, ज, झ और इय। इसी प्रकार से ट, ठ, ड, ढ और अड़। इसी प्रकार से त, थ, द, ध और न। इसी प्रकार से प, फ, ब, भ और ये म। मेन हमारा मकसद इसके बारे में जानना है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचमाक्षर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक जो पंचमाक्षर है प्रत्येक वर्ग का, उसका प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे अगर आपको गंगा लिखना रहे तो गंगा कैसे लिखेंगे? ग और अंग ये रहता है और नीचे इस प्रकार से ग और ये आ की मात्रा रहती है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? यहाँ पर ग और अंग की मात्रा। यहाँ पर देखिए ये जो अंग आ रहा था वो क वर्ग का अंतिम पंचमाक्षर जो अंग आप पढ़ते हैं वो चीज़ है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूँ चंचल, तो चंचल एक्चुअली में लिखा कैसे जाना चाहिए? ऐसे लिखा जाना चाहिए। अब ये जो इय है, ये च, छ, ज, झ, इय, च वर्ग का अंतिम वर्ग जो इय है वो यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग चंचल को कैसे लिखेंगे? चन चल, इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर अनुस्वार आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं अगले उदाहरण की बात करूँ तो जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा अगर डंडा, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये ट वर्ग का अंतिम वर्ग जो हम लोग अड़ा पढ़ते हैं उसका ये आया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से डंडा। तो देखिए यहाँ पर जो बिंदु आ रहा है इसे हम लोग अनुस्वार बोलते हैं। इसी प्रकार से अगला उदाहरण मैं आपको बताऊँ, गंदा। अब यहाँ पर देखिए न जो है वो क्या है? ये आपका त वर्ग का अंतिम वर्ण जो था पंचमाक्षर न वो आया हुआ है और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से गंदा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको अनुस्वार देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूँ कंपन, कंपन ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर ये जो म है ये कैसे आया हुआ है? ये प वर्ग का अंतिम जो पंचमाक्षर होता है म वो आया हुआ है और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? कंपन। यहाँ पर देखिए यानी कि ये वाला जो है ये अनुस्वार आया हुआ है। यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है यानी पंचमाक्षर जो होता है उसका प्रयोग हम लोग अनुस्वार के रूप में करते हैं। यहाँ पर मैंने पांचों पंचमाक्षर का आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है। तो आप इस प्रकार से उदाहरण देकर के लिख सकते हैं अनुस्वार क्या होता है। तो अनुस्वार के बारे में आप बेसिकली लिख सकते हैं कि स्वर के बाद आने वाला जो वर्ण होता है उससे अनुस्वार बोलते हैं और अनुस्वार का जो प्रयोग होता है वह जो भी पंचमाक्षर होते हैं उनकी जगह पर किया जाता है। यहाँ तक चीज़ स्पष्ट हो गई और इस प्रकार से आप उदाहरण दे सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जब भी एक से अधिक वर्णों के मेल से एक सार्थक वर्ण समूह बनता है उसे हम लोग शब्द बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ नीरज, जैसे मेरा मान लीजिए नाम है नीरज, तो नीरज क्या है? एक शब्द बोला जाएगा क्योंकि ये कैसे बना हुआ है? ये एक से अधिक वर्ण कैसे बना हुआ है? जैसे न प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस र और प्लस ज, ये सब क्या है? अलग अलग वर्ण हैं और इन वर्णों के मेल से ये जो
शब्द है सार्थक शब्द नीरज, जिसका मतलब कमल होता है। तो इन सभी अलग अलग वर्णों के मेल से नीरज शब्द बना हुआ है, जिसका मतलब कमल होता है। यानी कि एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पद किसे कहते हैं। तो जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है। अभी जैसे देखिए, ये शब्द है अगर स्वतंत्र रूप से है, लेकिन अगर किसी वाक्य में इसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा तो यही शब्द जो होता है वो पद बन जाएगा। जैसे नीरज आपको पढ़ा रहा है, तो अब यहां पर नीरज शब्द नहीं बोला जाएगा बल्कि ये पद बोला जाएगा इस वाक्य के संदर्भ में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शब्द और पद में डिफरेंस लिख सकते हैं। शब्द बेसिकली क्या होता है, शब्द एक से अधिक वर्णों के मेल से सार्थक वर्ण समूह जो बनता है उसे शब्द कहते हैं। और पद क्या होता है, किसी भी वाक्य में कोई सार्थक शब्द जब प्रयुक्त किया जाता है तो उसे हम लोग पद बोलते हैं। ठीक है, दोनों का आप इस प्रकार से उदाहरण देकर के, कोई भी शब्द लेकर के उसका उदाहरण देकर के आप इस प्रकार से उत्तर लिख सकते हैं। दोस्तों, यहां से लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। 12वां प्रश्न पूछा गया है, अग्नि, अमृत और गणेश के दो दो समानार्थक शब्द लिखिए, यानी समान अर्थ वाले, यानी सीधे तौर पर आपसे पर्यायवाची पूछा जा रहा है। तो जब अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि का समानार्थक शब्द आप लिख सकते हैं अनल और आग। ठीक है, ये दो आपके समानार्थक शब्द हो जाएंगे। अगला पूछा गया है अमृत का, तो अमृत का समानार्थी शब्द आप लिख सकते हैं पीयूष, और दूसरा लिख सकते हैं सोम, फिर सुधा, इसके अलावा अमीय भी होता है। तो इनमें से कोई भी दो समानार्थक शब्द आप लिख सकते हैं। अगला पूछा गया था गणेश के दो समानार्थक शब्द आपको बताने थे, तो कोई भी दो आप लिख सकते हैं, जैसे कि विनायक, दूसरा आप लिख सकते हैं गणपति या फिर गजानन। इसके अलावा गौरीनंदन, लंबोदर, महाकाय, एकदंत, ये सभी जो हैं वो गणेश के समानार्थक शब्द हैं। इनमें से कोई भी दो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोला जा रहा है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्हों का एक एक उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले तो जानते हैं ये सारे चिन्ह कहे किया जाते हैं, तो इसे विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है। और इन विराम चिन्हों का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो जो हम लोग मौखिक तरीके से अभिव्यक्त कर रहे हैं बोल करके अपने भाषा को, उसमें जगह जगह पर हम लोग ठहराव लेते हैं ताकि हम अपने अभिव्यक्ति को सही ढंग से दूसरे तक पहुंचा पाएं। अब ये जो ठहराव होता है इसी को लिखित भाषा में दिखाने के लिए हम लोग विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो पहला विराम चिन्ह हमसे पूछा जा रहा है अल्प विराम। तो अल्प विराम को आप कॉमा के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो जब भाव के अभिव्यक्ति या फिर अर्थ बोध की दृष्टि से बहुत कम समय के लिए रुकना पड़े तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि राम, श्याम और हरि मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं राम, श्याम और हरि बाजार जा रहे हैं, अब ध्यान से देखिएगा, राम के बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाया हूँ, यानी कि थोड़ा सा आपको अल्प विराम यानी थोड़ा सा समय के लिए रुकना है। राम, फिर श्याम और हरि, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर आप गैप दे रहे हैं बोलने के लिए, इसलिए यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया गया और इसे ही अल्प विराम बोला जाता है। यानी कि भाव की अभिव्यक्ति या फिर अर्थबोध की दृष्टि से जहाँ पर बहुत कम समय के लिए रुकना पड़े उसे हम लोग अल्प विराम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी उदाहरण देकर के लिख सकते हैं। अगला पूछा गया है अर्ध विराम के बारे में। अर्ध विराम का प्रयोग भी अल्प विराम की तरह ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़े समय के लिए रुका जाता था और अर्ध विराम में थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए रुका जाता है। जैसे एक उदाहरण में अगर आपको दूं कि खूब मेहनत करो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए खूब मेहनत करो, और उसके बाद से यहाँ पर अर्ध विराम दे रहा हूँ जिसे आप अंग्रेजी में सेमी कोलन के नाम से जानते हैं, इसे हिंदी में अर्ध विराम बोला जाता है। उसके बाद से सेमी कोलन, परीक्षा निकट है। अगर मैं ऐसे बोलूं खूब मेहनत करो, थोड़े समय के लिए रुकूं, यानी सेमी कॉलन यानी कि अर्धविराम, परीक्षा निकट है। तो यहाँ पर जो मैं ठहराव दे रहा हूँ वो
अल्प विराम से ज़्यादा दे रहा हूँ। तो अर्धविराम की परिभाषा आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि अर्थबोध की दृष्टि से जहाँ पर अल्प विराम से ज़्यादा ठहराव हो वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है और इसका सिंबल ये है। और उदाहरण भी आपसे पूछा गया था, तो इस प्रकार से कोई भी एक उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमसे पूछा गया है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब भाव की अभिव्यक्ति की दृष्टि से कोई अर्थ कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है और इसे आप खड़ी पाई के नाम से जानते हैं। तो इसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं कि मेरा नाम नीरज है, ये वाक्य अर्थ की दृष्टि से कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर आप पूर्ण विराम लगाएंगे, यानी कि फुल स्टॉप आप लगाएंगे। ठीक है, जिसे आप अंग्रेजी में फुल स्टॉप के नाम से जानते हैं। तो मेरा नाम नीरज है, ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो ठहराव है ये अर्धविराम और अल्प विराम से ज़्यादा होगा। इसके बाद अगर मैं बोलूँ मेरा नाम नीरज है, मैं आपको डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ, तो मेरा नाम नीरज है वाक्य कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं रुका और ये जो ठहराव है ये अर्धविराम और अल्प विराम से ज़्यादा होता है। यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। प्रश्नवाचक चिन्ह का भी उदाहरण हमसे पूछा गया था। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का उदाहरण प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में करते हैं जहाँ पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कल आप यहाँ पर आए थे, यहाँ पर संदेह है कि आप आए थे या नहीं आए थे, तो वहाँ पर भी लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। या फिर अगर मैं आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो जहाँ पर प्रश्नवाचक प्रश्न रहता है, वाक्य रहता है, वहाँ पर अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है पठन का अर्थ क्या है। आरंभिक स्तर पर पठन शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए। पठन का मतलब होता है किसी भी लेख को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना। जैसे यहाँ पर जो भी यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं, इन शब्दों को पढ़ करके इसका अर्थ ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। ठीक है, तो पठन का अर्थ आप लिख सकते हैं किसी लिखित अभिव्यक्ति को पढ़ करके उसका अर्थ ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। अब अगला इसमें प्रश्न पूछा गया था आरंभिक स्तर पर। आरंभिक स्तर यानी कि जब बच्चा पहली बार पढ़ना शुरू कर रहा है उस समय पठन शिक्षण की दो विशेषताएं हमसे पूछी जा रही है। यानी एज ए टीचर जो हम बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए आरंभिक स्तर पर। तो पहली विशेषता आप लिख सकते हैं कि बच्चों को प्रत्येक अक्षर को शुद्ध और स्पष्ट उच्चारित करना। जैसे यहाँ पर मान लीजिए एक शब्द मैं पठन लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा तुतला करके बोलते हैं, तो इसे वो गलत उच्चारित करने लगते हैं। तो हमें एज ए टीचर क्या चाहिए कि जब बच्चा पहली बार पढ़ना सीख रहा है, यानी पहली बार वो पठन कर रहा है, तो उस दौरान हमें उसे सही उच्चारण कराना सिखाना चाहिए प्रत्येक अक्षर का। ठीक है, इसके साथ ही साथ वाचन में सुंदरता और प्रवाह बनाए रखना, ये इसकी दूसरी विशेषता आप लिख सकते हैं। पहला विशेषता क्या था कि शुद्ध और स्पष्ट उच्चारित करना। दूसरा आप लिख सकते हैं कि जो वाचन में सुंदरता के साथ प्रवाह बनाए रखना। और अगला आप लिख सकते हैं प्रत्येक शब्द को अन्य शब्दों से अलग करके उचित बल और विराम के साथ पढ़ना। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए बच्चों को हम पढ़ाना सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये पूरा लाइन है, तो प्रारंभिक स्तर पर जब हम लोग बच्चों को सिखाएंगे तो ऐसा नहीं सिखाएंगे कि पढ़ने का क्या उद्देश्य है या फिर पढ़ने का क्या अर्थ है, ऐसे नहीं। थोड़ा सा हम लोग विराम लेकर के कि पठन का क्या अर्थ है, इस प्रकार से हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया यानी ये विराम चिन्ह है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर विराम देना है। अगला यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। आरंभिक स्तर पर पठन शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार से हम लोग बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे। ठीक है, तो ये दो विशेषताएं आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कविता शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य को लिखिए। कविता जो होता है यानी कि जो पोएट्री होता है वह बच्चों के लिए आनंद का वातावरण पैदा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप बच्चे देखेंगे जब आप उनको कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन कविता में क्या होता है लय होता है जिसकी वजह से बच्चों को गीत गाने में मज़ा आता है। तो इस प्रकार से पहला आप लिख सकते हैं कविता के द्वारा आनंद का वातावरण पैदा किया जा सकता है। चूँकि ये प्राइमरी का पेपर है, डीएलएड का पेपर है, कक्षा 1 से 5 के बच्चों की बात होगी, तो प्राइमरी में आप देखेंगे कि बच्चों को खेल के माध्यम से और करके सीखने के लिए एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों पैरवी करता है। अब बच्चा किस में इंटरेस्ट लेगा, जिसमें उसे आनंद आएगा। और आनंद किस में आएगा, जब वो लय के माध्यम से सीखेगा, यानी कि कविता के माध्यम से सीखेगा। तो कविता के माध्यम से बच्चों में आनंद का वातावरण पैदा किया जा सकता है। पहला यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं। दूसरा उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि
समूह गीत के द्वारा एकता का परिचय देना। अब यहाँ पर बच्चों में अगर हम लोग एकता का परिचय मतलब कि एकता के बारे में बताएंगे तो जाहिर सी बात है वो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब सबको एक साथ बोला जाएगा, जैसे एक कविता है, एक मोटा हाथी झूम के चला, तो जब टीचर बोलेगा उसके पीछे सभी बच्चे एक लय में गाएंगे, तो इससे क्या होगा, एक समूह कार्य बच्चों में स्टार्टिंग से ही टीम वर्क की भावना को उत्पन्न किया जा सकता है कविता शिक्षण के माध्यम से, क्योंकि एक बच्चा या फिर एक टीचर पहले लाइन को दोहराएगा, उसके बाद से उसके पीछे पीछे सभी उसी लय में गाते हैं। जैसे एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा, तो सभी बच्चे उसके पीछे इसी गीत को इसी लय में गा रहे होते हैं। तो हमसे दो उद्देश्य पूछा गया है। तो पहला उद्देश्य आप लिख सकते हैं, कविता के माध्यम से बच्चों में आनंद का वातावरण पैदा किया जा सकता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि समूह गीत के द्वारा बच्चों में एकता का परिचय दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। अब जैसा कि आप स्वर की परिभाषा जानते हैं, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती उसे हम लोग स्वर बोलते हैं। ठीक है, हमने स्वर की संख्या कितनी देखी थी, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। टोटल 11 स्वर होते हैं। इन 11 में से 4 जो स्वर होते हैं वो संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। अब संयुक्त क्या होता है, नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा, जो दो स्वरों से मिलकर के बनता है उसे हम लोग संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे कि संयुक्त स्वर की जब बात आती है तो आप लिख सकते हैं संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ए, ओ और औ। अब मैंने आपको बताया कि संयुक्त स्वर जो होते हैं वो दो स्वरों से मिलकर के बने होते हैं। तो ए कैसे बना हुआ है, ए आपका बना हुआ है अ प्लस ई मिलकर के, छोटी ई मिलकर के। ए कैसे बना हुआ है, ए आपका बना हुआ है अ प्लस ए मिलकर के। ठीक है, इसी प्रकार से ओ कैसे बना हुआ है, तो अ प्लस छोटा ऊ मिलकर के। और औ कैसे बना हुआ है, तो अ प्लस ओ मिलकर के औ बना हुआ है। ठीक है, तो ये सारे जो स्वर होते हैं ये संयुक्त स्वर बोले जाते हैं। और ये किन दो स्वरों से मिलकर के बने हुए हैं, तो यहाँ पर इसका उदाहरण इस प्रकार से आप लिख करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया है मिश्रित वाक्य का क्या अभिप्राय है, एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। मिश्रित वाक्य की अगर हम लोग बात करें तो मिश्रित वाक्य ऐसे वाक्य को बोला जाता है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर एक आश्रित उपवाक्य होता है। मतलब कि दो यहाँ पर सेंटेंस होंगे, पहला सेंटेंस जो होगा वह दूसरे पर आश्रित होता है, पहले का अर्थ निकालने के लिए दूसरे का सहायता पड़ती है, उसे हम लोग मिश्रित वाक्य बोलते हैं। और ये जो दोनों वाक्य होंगे वो जिन शब्दों से जुड़े होंगे वो आप समझ लीजिए, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, इन शब्दों से ये दोनों मिलकर के जुड़े होते हैं दोनों वाक्य। जैसे यहाँ पर मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, देखिए, सफल वही होता है जो मेहनत करता है। अब यहाँ पर देखिए दो वाक्य हैं, पहला सफल वही होता है और दूसरा मेहनत करता है। अब यहाँ पर ये दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए हैं, जो से। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे कुछ शब्दों के बारे में जो कि इन दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो सफल वही होता है, ये आपका प्रधान उपवाक्य है, और जो मेहनत करता है। तो यहाँ पर शर्त क्या है, सफल होने के लिए शर्त क्या है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है जो कि स्वतंत्र होता है और दूसरा उस पर डिपेंडेंट होता है। यानी आपको सफल होने के लिए क्या जरूरी है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे आप सफल नहीं होंगे, पहले मेहनत करेंगे तब सफल होंगे। यानी कि सफलता किस पर निर्भर कर रही है, मेहनत करने पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उदाहरण दे करके लिख सकते हैं। दोस्तों हम लोग पेपर के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। शुद्ध वर्तनी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो शुद्ध वर्तनी का मतलब ये होता है कि सही क्रम में लिखना, यानी कि जो भी हम अपने विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करेंगे वो सही क्रम में लिखें, इसे ही हम लोग बोलते हैं शुद्ध वर्तनी। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया था कि इसकी आवश्यकता क्या है। तो जब भी देखिए, जब मैं मान लीजिए बोल करके अभिव्यक्त कर रहा हूँ अपने विचारों को, लेकिन बोलने से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहीं अपने विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करूँ तो अगर मैं सही क्रम में नहीं लिखता हूँ तो क्या आप मेरी बातों को समझ पाएंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि मैं
रहा, पढ़ा हूँ। तो क्या ये मतलब निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर इसी को मैं अरेंज कर दूं, तो अगर मैं ये कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा? ये क्रम सही हो गया शब्दों का, ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जब आप शब्द की बात करते हैं तो शब्द में भी जैसे यहाँ पर पढ़ा है, तो पढ़ा को आप ऐसे लिखेंगे प उसके आगे ढ़ और आ की मात्रा। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि पहले ढ़ लिख दूं फिर आ की मात्रा फिर प, तो क्या इसका कोई मतलब निकलेगा? नहीं निकलेगा। यही चीज़ कही जाती है कि शुद्ध वर्तनी, यानी कि जब आप लिखित अभिव्यक्ति करते हैं तो सही क्रम में लिखने को ही शुद्ध वर्तनी कहा जाता है। और शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि पढ़ करके जो भी इसका अर्थ ग्रहण करेगा वो आपके मौलिक विचार जो आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं वो सही अभिव्यक्ति वो एक्सेप्ट कर पाए या फिर वो पूरा सही से समझ पाए, इसलिए शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता होती है। और इसके महत्व के बारे में भी पूछा गया था, तो महत्व के बारे में आप लिख सकते हैं कि इसके द्वारा, शुद्ध वर्तनी के द्वारा हम अपनी अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं अपने विचारों को लिख करके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक एक दो दो पॉइंट करके लिख सकते हैं। दोस्तों ये पेपर पूरा समाप्त हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, पिछले 10 वर्षों का डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो भी सब्जेक्ट वाइज, ईयर वाइज पेपर है आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया गया है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।